हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल। तो आपका जो लेक्चर चल रहा था अप्लाइड मैकेनिक्स का, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था मैकेनिक्स क्या होता है, अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है और उसका ब्रांच कौन कौन सा है, स्टैटिक, डायनामिक, हमने वो सारा स्टडी किया था। और लेक्चर के लास्ट में मैंने आपको यूनिट के बारे में थोड़ा सा बताया था। तो यूनिट क्या होता है, उसका टाइप्स कौन कौन सा है, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, व्हाट एवर यू वांट। तो आज आगे चलेंगे। आज का जो टॉपिक है आपका वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब यूनिट तो हमने देख लिया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूनिट आपके पास दिखाने का एक ही तरीका रहेगा। सिस्टम ऑफ यूनिट मीन्स यूनिट दिखाने के आपके पास यहाँ पे कौन कौन से तरीके हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपके सामने, सिस्टम ऑफ यूनिट आपके पास टोटल 4 टाइप्स का होता है। शॉर्ट में इनको बोलते हैं FPS, CGS, MKS एंड SI। अब इन सबके सामने इसका फुल फॉर्म भी लिख रखा है मैंने, जैसे कि FPS में क्या होगा, F स्टैंड्स फॉर फुट, P स्टैंड्स फॉर पाउंड, S स्टैंड फॉर सेकेंड। ऐसे ही आगे आपके पास है CGS, C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड फॉर ग्राम, S स्टैंड फॉर सेकेंड। नेक्स्ट आपका है MKS, M स्टैंड फॉर मीटर, K स्टैंड फॉर किलोग्राम एंड S स्टैंड फॉर सेकेंड। लास्ट में आपके पास यहाँ पे लिख रखा है SI। इसका फुल फॉर्म देखिए लिखा हुआ है सिस्टम इंटरनेशनल, बट सिस्टम इंटरनेशनल बोलने में थोड़ा और लगता है, इसलिए इसको उल्टा बोल देते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। अब ये होता क्या है, इसके बारे में डिटेल को आपको मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, आपको मैंने कल बताया था जो आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं वो 3 होती हैं, मास, लेंथ और टाइम। ठीक है जी। तो अब देखिए, जो भी यहाँ पे पहले तीन सिस्टम देखिए, FPS, CGS और MKS, तीनों में यहाँ पे 3 क्वांटिटी हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, फुट यहाँ पे पहले दे रखा है फुट। अब आपका फुट यहाँ पे है मेजरमेंट के लिए, तो मेजरमेंट के लिए मीन्स आपका ये L हो गया, लेंथ हो गया। ऐसा ही मैंने आपको बोला था आपके पास 3 होते हैं फंडामेंटल यूनिट, लेंथ, मास एंड टाइम। तो यहाँ पे जो फुट है वो L को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स जो भी इसमें मेजरमेंट होगा आपका लेंथ में वो फुट में होगा। उसके बाद मेजरमेंट आपका जो क्वांटिटी होगा, यहाँ पे कितना क्वांटिटी है, मास के लिए आप यहाँ पे यूनिट है वो यूज़ करोगे पाउंड। ठीक है जी। लेंथ के लिए आपका यहाँ पे यूनिट यूज़ हो रहा है फुट, और जो आपका मास है उसके लिए आप यहाँ पे यूनिट यूज़ कर रहे हो पाउंड। लास्ट में आपका था टाइम के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो सेकेंड। तो FPS मीन्स यहाँ पे 3 क्वांटिटी है, वैसे ही जैसे आपको मैंने फंडामेंटल में बताया था, जो आपका लेंथ, मास और टाइम को डिस्क्राइब करती हैं, तो वही यहाँ पे हो गया फुट, पाउंड और सेकेंड। ये आपका एक लेंथ हो गया, एक मास के लिए होगा, एक आपके टाइम के लिए हो गया। ओके। नेक्स्ट आपका है CGS, C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड फॉर ग्राम, S स्टैंड फॉर सेकेंड। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका वही जो L था मेजरमेंट के लिए वो आपका सेंटीमीटर यूज़ हो रहा है यहाँ पे, मास के लिए आप यहाँ पे ग्राम यूज़ कर रहे हो, और टाइम आपका वही सेकंड है। टाइम तो देखिए यहाँ भी सेकंड है, इसमें भी सेकंड है, इसमें भी सेकंड है, टाइम तो आपका तीनों जगह पे सेकंड आ रहा है। ओके। नेक्स्ट आपका MKS है। MKS में देखिए पहले यहाँ पे मीटर है, फिर किलोग्राम है। जो मीटर है आपका ये लेंथ के लिए हो गया, और किलोग्राम आपका वही मास के लिए हो गया, और लास्ट में टाइम आपका फिर से वही सेकंड आ गया। तो अब आपके पास ये 3 सिस्टम तो आपको क्लियर हो गए, FPS, CGS, MKS। अब लास्ट में SI है। अब क्या हुआ देखिए, अब कोई भी कंट्री है, ऐसा तो नहीं वो अपने आप में वहीं पे अपना बिजनेस रखेगी। अब कंपनीज़ को क्या है, बाहर जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके साथ में अपना बिजनेस करना पड़ता है। ओके। वो अपना अपने जो ग्रुप है उनको एक्सपेंड करने के लिए बाहर भी काम करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप इंडिया में हो, ज़्यादातर मेरे पास जैसे बिहार के बच्चे रहते हैं, ये यहाँ पे डिप्लोमा करके क्या है जनरली सऊदी कंट्रीज़ में चले जाते हैं। तो मीन्स जो हमारे यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रहे हैं बच्चे, वो भी फ़ॉरेन जाके जॉब्स कर रहे हैं ना। तो अब क्या है, हर एक कंट्री अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ये जो आपके पास 3 सिस्टम मैंने आपको बताए हैं, कोई सिस्टम यूज़ कर रहा है, कोई कंट्री कोई यूज़ कर रहा है, कोई FPS कर रहा है, कोई CGS कर रहा है, कोई MKS कर रहा है। अब ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब एक कंट्री किसी और सिस्टम में काम करके उसका जो मान लीजिए जैसे ड्राइंग ही है वो किसी और कंट्री को भेजेगी, वो वहाँ पे कुछ और यूज़ कर रहे होंगे,
तो इस सब कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए लास्ट में आपके पास आया SI, ठीक है जी, जो कि आपका इंटरनेशनल सिस्टम है। मींस जिसमें मर्जी काम कीजिए आप, FPS, CGS, MKS, लेकिन जब वर्ल्ड वाइड आप काम करोगे तो वो आपका जो भी यूनिट है वो SI में कन्वर्ट होके जाएगा। जनरली आपकी जो बुक्स वगैरह रहती हैं स्टडी के लिए, उनमें भी जो यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं वो SI के अंदर ही यूज़ किए जाते हैं, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम है आपका, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये सिस्टम ऑफ यूनिट समझ में आ गया होगा। 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं और चारों क्या क्या होते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, अब आगे देखिए नेक्स्ट आपके पास आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी। अब आपके पास रिजिड बॉडी होता क्या है, देखिए पहले डेफिनेशन देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है। अ रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज अ बॉडी विच डज नॉट चेंज इन शेप और साइज व्हेन एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। इसका मीन्स क्या हुआ, आपके पास कोई एक बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास बॉडी है। आप इस बॉडी के ऊपर क्या है, बाहर से फोर्स लगा रहे हो, आप इस साइड से फोर्स लगा रहे हो, आप इस साइड से फोर्स लगा रहे हो, आप बाहर से बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो। इसमें लिखा है यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल मीन्स बाहरी, आप बाहर से बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, बट इसका जो शेप है और इसका साइज़ है उसमें कुछ भी चेंज नहीं आया, जो पहले था वही बाद में है। तो इसके ऊपर कोई चेंजिंग नहीं आया आपके फोर्स लगाने के बावजूद। जो भी ऐसा बॉडी होता है उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी, ठीक है जी। आगे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इन एक्चुअल प्रैक्टिस नो बॉडी इज़ परफेक्टली रिजिड। मीन्स एक्चुअल में कोई भी बॉडी रिजिड नहीं होता। मीन्स जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो तो वहाँ कुछ ना कुछ चेंज आता ही है। आगे देखिए, ईच एंड एवरी बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस अंडरगो सर्टन डिफॉर्मेशन इन द शेप और साइज ऑफ द बॉडी। मीन्स जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे तो उस बॉडी में चेंज होना ही होना है, उसका डिफॉर्मेशन होना ही होना है, उसका शेप और साइज़ चेंज होगा ही होगा। बट इन द केस ऑफ मोस्ट बॉडीज़, ये बोल रहा है लेकिन ज़्यादातर बॉडीज़ में क्या होता है, जो डिफॉर्मेशन है ये बहुत कम होती है। देखिए डिफॉर्मेशन इज़ टू स्मॉल टू बी इग्नोर्ड। जो डिफॉर्मेशन है वो बहुत कम होता है और उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो जब हम जो डिफॉर्मेशन है वो बहुत कम हुआ है, नेग्लिजिबल है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, तो हम उन बॉडीज़ को बोलते हैं रिजिड बॉडी, ठीक है जी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी हो गया। आपको एक और तरीके से समझा रहा हूँ, इसको मैं आपको एक और तरीके से समझा रहा हूँ। देखिए ये आपका रिजिड बॉडी था। अब मान लीजिए रिजिड बॉडी के अंदर कहीं पे भी 2 पॉइंट हैं आपके पास, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ये 2 पॉइंट हैं। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको पता रहेगा। उसके बाद आपने बॉडी के ऊपर दोनों साइड से फोर्स लगाया। जब आप बॉडी के दोनों साइड से फोर्स लगा रहे हो तो अगर बॉडी में कुछ चेंज नहीं आया तो जो ये 2 पॉइंट हैं इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम रहेगा, जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। क्योंकि अगर चेंज आएगा इसकी साइज़ और शेप में तो ये कंप्रेस होगा, बट हमने बोला है रिजिड बॉडी कंप्रेस नहीं होता। तो ये भी आपका वहाँ पे एक बेटर एग्जांपल हो गया इसको समझने के लिए। मीन्स रिजिड बॉडी में कोई 2 पॉइंट के बीच फोर्स लगने से पहले जो डिस्टेंस रहता है वही डिस्टेंस उतने का उतना ही मेंटेन रहता है, फोर्स लगाने के बाद भी उसके बीच में कोई चेंजेस नहीं आता। तो ये आपके पास रिजिड बॉडी है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, मास एंड वेट। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ गया मास एंड वेट। मास क्या होता है, वेट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मास देखिए, मास ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। मीन्स किसी भी वस्तु का मास जो उसके अंदर में क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है वही उसका मास होता है। ये कभी भी जीरो नहीं होता। देखिए इट इज़ नेवर ज़ीरो फॉर ए मटेरियल बॉडी। ये मटेरियल बॉडी के लिए कभी भी ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मैटर हमेशा होगा ही होगा। एंड इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज़। और अगर वहाँ पे कोई और बॉडीज़ है तो वो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगी। द यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम। जो यूनिट का मास रहता जो मास का यूनिट रहता है वो किलोग्राम रहता है। ओके, अब इसके बाद वेट देखिए, वेट ऑफ अ बॉडी इज़ द फोर्स विद विच इट इज़ अट्रैक्टेड टुवार्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब 10th क्लास से हम पढ़ते आए हैं न्यूटन का लॉ। अब आप अगर कोई भी बॉल है आपके पास, अगर आप उसको ऊपर में फेंकते हो तो वो हमेशा नीचे को आती है क्योंकि ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचती है। तो वेट आपका एक तरीके का फोर्स हो गया, अट्रैक्शन फोर्स हो गया जो बॉडी को धरती की तरफ खींचता है। देखिए यहीं पे लिखा हुआ है वही,
वेट ऑफ अ बॉडी इज़ द फोर्स विद विच इट इज़ अट्रैक्ट टुवार्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, इट बिकम्स ज़ीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। ये जो धरती का सेंटर है वहाँ पे इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और बाकी बॉडीज़ की जो प्रेजेंस है वो इसको अफेक्ट करेगी। अब ये क्लियर कट एक डिफरेंस का पॉइंट हो गया। मास में क्या है, वो जीरो है हो जाता है, ये जीरो वो जीरो नहीं होता, वेट आपका जीरो हो जाता है। उसके ऊपर कोई भी बॉडी साथ में पड़ी इफेक्ट नहीं डालती, मास में वेट में इफेक्ट डालती है। अब इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज़ न्यूटन। तो जो वेट का यूनिट है वो आपके पास यहाँ पे न्यूटन है। तो ये आपका मास एंड वेट का डेफिनेशन था। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब मास एंड वेट के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। पहले ये रिलेशन आ गया, देखिए रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट। अब वेट क्या होता है आपका, वेट होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट को आप रिप्रेजेंट करते हो छोटे डब्ल्यू के साथ, चाहे बड़ा डब्ल्यू यूज़ कर लो। मास आपका छोटा एम हो गया और ग्रेविटी आप जी के साथ डिनोट करते हो। ग्रेविटी का वैल्यू तो याद होगा सबको कितना होता है, जनरली ग्रेविटी का वैल्यू 9.81 और हम यहाँ पे जब भी न्यूमेरिकल करते हैं तो 9.8 उसको लिख लेते हैं। तो ये इसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है न्यूमेरिकल्स के लिए हमारे पास। ठीक है जी, तो ये रिलेशन हो गया वेट एंड मास के बिटवीन में। ओके, नेक्स्ट देखिए डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट में क्या क्या डिफरेंस रहेगा। आपके पूरे सिलेबस के अंदर जितने भी डिफरेंसेस आते हैं कोई भी नहीं छोड़ना, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में आपको एक या दो डिफरेंस पक्के आते ही आते हैं कि किसी भी दो क्वांटिटीज़ के बीच में। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हमेशा इनको ऐसे ही करना है। मींस एक साइड एक क्वांटिटी को रखना है, दूसरी साइड सेकंड क्वांटिटी को रखना है, जिनके बीच में आपको डिफरेंस वहाँ पे लिखना है। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, मास हमारा एक साइड है, वेट हमारा एक साइड है। अब देखिए मास में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मास इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम एवरीवेयर। क्या मीन्स, पहले तो ये डेफिनेशन ही आ गया मास का था, आपने अभी अभी देखा था मास का डेफिनेशन था क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, कंटेंट इन इट, तो वही आ गया। मास क्या है, मैटर का एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब वेट क्या था, वेट आपका डिपेंड करता है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। वेट इंक्रीसेस और डिक्रीसेस विद हायर और लोअर ग्रेविटी। अब आपने वेट और मास के बीच में रिलेशन किया था, डबल इज इक्वल टू एम इंटू जी था ना, तो मीन्स जो वेट है आपका ग्रेविटी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जैसे जैसे ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे आपका वेट का वैल्यू चेंज होता जाएगा। अब इस मास की साइड सेकंड पॉइंट देखिए, मास कैन नेवर बी ज़ीरो, ये हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा था। वेट क्या था, वेट अपना वेरी करता है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। आप माउंटेन्स के ऊपर चले जाओ, पहाड़ों के ऊपर चले जाओ, वहाँ पे ग्रेविटी का वैल्यू कुछ और रहेगा तो वेट का वैल्यू कुछ और रहेगा। सी लेवल पे चले जाओ, वहाँ पे वेट का ग्रेविटी का वैल्यू कुछ और रहेगा, सो वेट का वैल्यू कुछ और रहेगा। तो मीन्स वेट का वैल्यू आपका चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, तो ये वेरी करता है आपका वेट। थर्ड पॉइंट मास वाली साइड देखिए, मास डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू लोकेशन, वही पॉइंट फिर से आ गया। अब ये लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, तो मास आपका लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डलता, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट में बताया था। ठीक है ना, लेकिन वेट के साथ में ये नहीं है, वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, मास जो आपका है ये स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्या होता है वो आपको इससे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पता लगेगा। यहाँ पे देखिए लिखा है ना, मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज़ मैग्नीट्यूड। और वेट वाली साइड लिखा हुआ है, वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड इज़ डायरेक्टेड टुवार्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ और अदर ग्रेविटी वेल। ये आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन करूँगा कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, फिर उसके बाद आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे मास वाली साइड, मास में बी मेजर्ड यूजिंग एन ऑर्डिनरी बैलेंस। मीन्स आप इसको जो रूटीन में बैलेंस यूज़ करते हो मेजरमेंट के लिए, उसके साथ में आप इसको मेजर कर सकते हो मास को। आप अभी शॉप के ऊपर जाते हो सामान लेने, आजकल क्या है वहाँ पे डिजिटल आपके पास वेजिंग मशीन्स आ गया है, लेकिन उसके पहले आपके पास वहाँ पे जो मशीन्स लगा होता था वेजिंग के लिए, तो ऑर्डिनरी मशीन, तो वैसे ही इसकी बात कर रहा है यहाँ पे। बट वेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्रिंग बैलेंस चाहिए होगा। वेट इज़ मेजर्ड यूजिंग आ स्प्रिंग बैलेंस। अब मास वाली साइड लास्ट पॉइंट देखिए, मास यूजली इज़ मेजर्ड इन ग्राम एंड किलोग्राम। मास को आप मेजर करते हो ग्राम और किलोग्राम में। आप मार्केट में जाते हो, वही शुगर वाली बात बता रहा हूँ, शुगर लेने गए हो, आप बोलते हो 500 ग्राम शुगर दे दीजिए, 1 किलो शुगर दे दीजिए,
तो जो मास है वो आपका ग्राम और किलोग्राम में वर्क कर रहा है। इसका जो मेजरमेंट का यूनिट है वो ग्राम एंड किलोग्राम है। बट वेट जो है, वेट आपका न्यूटन्स में मेजर होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेट ऑफन इज मेजर्ड इन न्यूटन अ यूनिट ऑफ फोर्स। और जो न्यूटन है ये क्या है, ये यूनिट ऑफ फोर्स है। तो इसको ध्यान से देखना है आपको। मैं पहले बता रहा हूँ ये बड़े मेन क्वेश्चन है, जो भी डिफरेंसेस वाले पॉइंट होते हैं। तो ये डिफरेंस का आपके पास क्वेश्चन है, बड़ा मेन क्वेश्चन है। ओके, अब इसके आगे देखिए नेक्स्ट स्केलर क्वांटिटीज़। और वही आ गया, आपको मैंने वेट एंड मास के बीच में एक पॉइंट करवाया था, वहाँ पे था मास आपका स्केलर है और जो वेट आपका वेक्टर है। अब स्केलर और वेक्टर होते क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर में द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज़। इट इज़ फुली डिस्क्राइब्ड बाय अ मैग्नीट्यूड और ए न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका मीन्स क्या हुआ, कोई भी वो वस्तु जिसके पास सिर्फ उसकी गिनती है, वो कितनी है, संख्या है, वो होगी स्केलर। वैसे शुगर वाली बात फिर कर लेते हैं। मार्केट में गए आप शुगर लेने, आप बोला 1 किलो शुगर दे दीजिए, तो एक उसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। अब यहाँ पे हमें डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ा कि 1 किलो शुगर मैंने किस साइड लेके जाना है, ठीक है ना। आपने सिर्फ वहाँ पे 1 किलो शुगर बोला। इसी के बीच में मैंने 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इसको आगे बढ़िए, आपको समझ में आएगा। देखिए आगे, स्केलर क्वांटिटी डज नॉट हैव डायरेक्शन। इन अदर टर्म्स ए स्केलर इज ए मेजर ऑफ क्वांटिटी। मीन्स ये सिर्फ मात्रा है, एक गिनती है। देखिए एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, यहाँ से आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से दैट द हाइट ऑफ अ टावर इज़ 15 मीटर। मैंने बोला एक टावर है, उसका जो ऊंचाई है, हाइट है, वो 15 मीटर है। देन द हाइट ऑफ द टावर इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये उसका स्केलर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि मैंने सिर्फ ये बोला है कि वो 15 मीटर ऊंचा है बस, ठीक है ना। एज इट नीड ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइट टू डिफाइन इट सेल्फ। क्योंकि यहाँ पे उसको अपने आप को दिखाने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ा है। लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे रखा है। सपोज द टाइम टेकन टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क। आप कोई काम कर रहे हो, उसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास यहाँ पे 3 घंटे लगे हैं। तो यहाँ पे 3 भी क्या हो गया, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, मात्रा हो गया। तो ये भी क्या है, आपका स्केलर हो गया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल्स भी दे रखा है स्केलर का। देखिए, मास, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, एनर्जी, डेंसिटी एंड वॉल्यूम। ये सभी सिर्फ मात्रा बताते हैं, अपना मैग्नीट्यूड बताते हैं, कोई भी डायरेक्शन नहीं बताता। तो ये सारी हमारी स्केलर क्वांटिटी हैं। इसके आगे देखिए वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटीज़। अब यहाँ पे देखिए, द फिजिकल क्वांटिटी फॉर विच बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर डिफाइंड डिस्टिंक्टली आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स जिनके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, वो क्वांटिटीज़ आपकी होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, अ बॉय इज़ राइडिंग अ बाइक विद द वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन अ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब यहाँ पे हमने बताया है कि जो लड़का है वो बाइक चला रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर आवर। अब ये 30 मीटर पर आवर है, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन साथ में हमने बताया है कि वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये उसका मेजरमेंट भी हो गया और ये उसका डायरेक्शन भी हो गया। तो हमने दोनों यहाँ पे बताई हैं, दोनों चीज़ें हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा यहाँ पे वेक्टर। तो वेक्टर के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो ये आपका वेक्टर बन गया है, ठीक है ना। देखिए आगे लिखा भी है, देन एज वी सी फॉर डिफाइनिंग द वेलोसिटी वी नीड 2 थिंग्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड इट्स अ डायरेक्शन। मीन्स मैग्नीट्यूड भी हमारे पास है और डायरेक्शन भी है। तो ये हमारे पास बन गया वेक्टर, ठीक है जी। अब आगे वेक्टर का एग्जांपल्स देखिए, आपके पास क्या कुछ दे रखा है। तो एग्जांपल्स देखिए यहाँ पे वेक्टर का, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, वेट, वेलोसिटी ऑफ अ लाइट, ग्रेविटेशनल फील्ड, करंट एंड सो ऑन। इन सब में आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पता लगते हैं। तो ये सारी आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ओके, तो स्केलर भी क्लियर हो गया, वेक्टर भी क्लियर हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक और एग्जाम में आपको डाल देते हैं कभी कभी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो वो देख लीजिए। अब डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, वही मैंने आपको पहले बताया था। जब भी डिफरेंस आएगा, देखिए एक साइड मैंने स्केलर रखा है, एक साइड वेक्टर रखा है। अब स्केलर का फर्स्ट पॉइंट देखिए, इट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली। जो स्केलर है उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है। ओके, वेक्टर, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर के पास दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी।
स्केलर में सेकंड पॉइंट वही दोबारा से डिफरेंस के लिए एक पॉइंट बना दिया एक्स्ट्रा और कुछ नहीं है। इट डज नॉट हैव डायरेक्शन, मीन्स सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, और वेक्टर के पास डायरेक्शन भी है। थर्ड पॉइंट देखिए, इट इज़ स्पेसिफाइड बाय अ नंबर एंड अ यूनिट। वही बात आ गया, मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक मात्रा है, एक नंबर है, ठीक है। बट वेक्टर में क्या है, उसको नंबर के साथ साथ क्या है, उसका डायरेक्शन भी हमें देना पड़ता है, ओके। स्केलर, इट इज़ रिप्रेजेंट बाय ए क्वांटिटी सिंबल, मीन्स आपने कितना लिया है, 5 लिया है, 6 लिया है, 7 किलो वहाँ से आपने सामान लिया है, तो सिर्फ एक यूनिट के साथ आप उसको डिस्क्राइब करते हो कि क्वांटिटी सिंबल के साथ में। बट अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो आपको एक एरो के साथ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जो एरो का हेड होगा वो उसका डायरेक्शन बताएगा कि कौन सी डायरेक्शन में हमने जाना है, तो वो उसका डायरेक्शन बताएगा, और जो एरो का लेंथ होगा वो उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। लास्ट पॉइंट देखिए, स्केलर का जो एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है टेम्परेचर एंड स्पीड है एक्सेट्रा, ठीक है जी। और वेक्टर में देखिए एग्जांपल है आपका एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एक्सेट्रा। तो ये आपके डिफरेंस के पॉइंट हो गए स्केलर एंड वेक्टर के अंदर। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ये आपका फर्स्ट चैप्टर आज इसी के साथ कंप्लीट हो गया है, जिसमें कि आपको इंट्रोडक्शन था, ठीक है ना, अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है और उसका इंट्रोडक्शन। हमने कल वाले लेक्चर में, जो प्रीवियस लेक्चर हमारा था, उसमें ये सब किया था कि अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है, उसका डिफरेंट ब्रांचेस क्या है। उसके अलावा वेट एंड मास, स्केलर, वेक्टर, सिस्टम ऑफ यूनिट, ये हमने आज के लेक्चर में कर लिया है। तो इसको देख लीजिएगा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो वही आप मेरे को टेक्स्ट कीजिए, कॉल कीजिए, ठीक है जी। इसको देखना है, अगर बुक अवेलेबल नहीं है अभी आपके पास में तो एक बढ़िया सोर्स है इंटरनेट, तो इंटरनेट से इसको देखिए, ठीक है जी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।